स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 to 8 का जो ज्योग्राफी का पेपर है हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर में जो टीआरए 3 का आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें सवाल कहां से पूछे गए, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो मैंने टीआरए 3 से पहले जो नोट्स प्रोवाइड किए थे या जो अभी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से टीआरए 3 में जो कितने सवाल यहाँ पे उसमें से डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बातें करेंगे और साथ ही साथ ये भी आपको एक क्लैरिटी मिल पाएगी कि जो भी लोग टीआरई 4 का आगामी परीक्षा का जो तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीक़ा से तैयारी करना चाहिए और कौन सा बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज जैसे कि पता होगा क्लास 6 to 8 में ज्योग्राफी को यहाँ पे 40 MCQs पूछे जाते हैं। वो 40 का 40 सवाल हम दिखाएंगे कि आपको कहाँ से ये सवाल पूछे गए हैं, और जो मैं यहाँ पे जो बीपीएससी का सिलेक्शन किट प्रोवाइड करता हूँ उसमें से कितना सवाल यहाँ पे आपका टीआरई 3 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, बाकी जिनको भी ये नोट्स चाहिए होगा बीपीएससी का सिलेक्शन किट, ये सिलेक्शन किट नहीं है, समझिए कि सिलेक्शन का एक वरदान है। वो एसएच क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको परचेज कर सकते हैं। जो भी लोग इसको परचेज करेंगे, अभी परचेज करेंगे, तो इस पर आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, पेमेंट पेज पर जो भी लोग जाएंगे वहाँ पर न्यू 100 यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसके बाद 200 रुपये का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखिएगा, ये जो कूपन कोड काम करेगा वो प्रथम 100 लोगों पर ही काम करेगा। 100 लोग जैसे ही ये परचेज कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए आप लोग जल्दी से इसको अवेल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम एनालिसिस के ऊपर चलते हैं कि आखिर में हम जो प्रोवाइड किए हैं नोट्स, वो प्रोवाइड करते हैं जो नोट्स, उसमें से कितना सवाल यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि पता होगा कुछ समय पहले ही, मतलब आज ही के डेट में मैंने एक कोर्स लॉन्च किए हैं। अभी समय देखिएगा तो आज मतलब कि आज रात हो गया, इसीलिए मैं आज बोल रहा हूँ। अगर कि अभी टाइम देखिएगा तो मैं रात का यहाँ पे अभी हम 2 बजे रात में मैं ये से कर रहा हूँ, वीडियो को शूट कर रहा हूँ। एक सेकेंड, टाइम नाउ आपको दिखाते हैं। देखिए 1:27 हुआ है, अभी हम ये आपके लिए वीडियो ये शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो एनालिसिस वीडियो, जैसे कि पता होगा मैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट हर बार एग्जाम से पहले प्रोवाइड करता हूं। अभी भी ये यहाँ से टीआरई 4 के लिए ऑलरेडी सारा यहाँ पे चीज़ें रेडी हो गए हैं, सारा नोट्स रेडी हो गए हैं, तो जाकर वहाँ से आप एप्लीकेशन से इसको परचेज कर सकते हैं। तो परचेज करने से पहले आप लोग के जहन में बात यही आती होगी कि जो ये भारी भरकम फीस लेकर जो यहाँ पर हम दे रहे हैं ये कितना कारगर है। ठीक है, तो इसका पता अभी थोड़ी देर पहले मतलब में लग जाएंगे, थोड़ी देर में। ठीक है, पहला सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल जो पूछा गया था आपको 6 to 8 में जो सवाल पहला सवाल पूछा गया था, तो वो पूछा गया था कि भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है। ठीक है, अब फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि पता होगा जो ज्योग्राफी के सवाल पूछा जाता है वो 40 MCQs पूछे जाते हैं। 40 सवाल में यहाँ पे 31 जो क्वेश्चंस हैं एकदम से हूबहू सवाल यहाँ पे नोट से आए हुए हैं, बीपीएससी के सिलेक्शन किट से आए हुए हैं। जैसे कि ये अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस सिलेक्शन किट से यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें क्या क्या चीज़ मिलता है इसके बारे में थोड़ा देर में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम एनालिसिस के लिए देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है एनसीईआरटी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 से और पेज नंबर 190 से। जिन्होंने अभी नोट्स को परचेज कर लिए हैं वो अपना नोट्स को ओपन करें और पेज नंबर 190 के ऊपर में चले जाएं कि ये सवाल यहाँ पे दिया गया है कि नहीं। 190 में पेज नंबर पे हम जाते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आइएगा वहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, यही सवाल ना आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य यहाँ पे अनिवार्य कर दिया है कि वर्षा जल को यहाँ पे संचयन करना। ठीक है, अब यही सवाल देखिए एनसीईआरटी में, और हमने अपने नोट्स में ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं हाईलाइट करके। ये पॉइंट यहाँ पे देखिए कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। और यही सवाल आपका यहाँ पे बीपीएससी ने ये सवाल पूछ रखे थे। ठीक है, अब दूसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं। दूसरा सवाल जो है कि सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है। तो इसके लिए हम जो एससीईआरटी का जो नोट्स प्रोवाइड किए थे वो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 7 यहाँ पे आप लोग ओपन करें। ठीक है, तो जैसे ही
पेज नंबर 7 में हम यहाँ पे आते हैं तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि क्या कुछ है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये पॉइंट्स आप लोग पढ़िए। नोट्स में मैंने सारा कुछ एडिट कर दिए थे कि ब्रह्मपुत्रा का मैदान एवं पूर्वी मैदान असम राज्य में सदिया के उत्तर पूर्व से होकर धुबरी स्थान से 650 किलोमीटर लंबा है और यही स्थान को यहाँ पे WH वाटर हाईवे बोला जाता है, 2 बोला जाता है। ठीक है, अब यही सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो ये SCRT से सवाल पूछा गया था जैसे कि आप लोगों ने देखा। तीसरा क्वेश्चन एग्जैक्ट हमको नहीं मिला, लेकिन ये भी सवाल जो है आपका यहाँ पे NCERT से पूछा गया। ये नोट्स में मैंने ऐड नहीं किए थे, इसलिए हम उसको रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है। ये सवाल जो NCERT का अभी आप लोग खरीदे हैं ज्योग्राफी का नोट्स, उसमें देखिए कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 118 के ऊपर में यहाँ पे आते हैं। पेज नंबर 118 में जैसे ही आइएगा ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आइएगा कि कुमायूं हिमालय किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा 118 नंबर पेज में। 117 नंबर पेज है, ये है 118 नंबर पेज। 118 नंबर पेज पर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे लिखा गया है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और यही सवाल आपका BPSC पूछा था हूबहू। तो जो लोग यहाँ पे चिल्लाते हैं ना कि नोट से सवाल नहीं आते हैं, एक बार बेहतरीन ढंग से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये नोट्स देखिए, ये नोट्स मैंने TRE 2 में जो किए थे वो दोनों कंपाइल नोट्स, एक ही नोट्स हम यहाँ पे दिए थे आपको। और अगर TRE 2 में जो यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे नोट्स लिए होंगे वो एक नोट्स हम दिए होंगे ज्योग्राफी का, जिसमें SCRT और NCERT दोनों कंपाइल करके था। लेकिन इस बार जो हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा का अलग अलग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं NCERT का अलग और SCRT का अलग, इसीलिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल के ऊपर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो ये सवाल के लिए NCERT के क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का और हमारे नोट्स का पेज नंबर 190 आप लोग ओपन कीजिए। जैसे ही पेज नंबर 190 में जाइएगा तो ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे समाहित कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे पेज नंबर 190 में आपको मिलेगा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली में। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली में क्या सवाल पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि कौन सा राज्य जो है उसके लिए जाना जाता है। तो इस राज्य में इस नंबर यहाँ पे पॉइंट देखिए कि मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी पद्धति प्रचलित है। देख रहे हैं, ये भी सवाल पूछा गया आपका TRE 3 में, और उसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट भी यहाँ पे TRE 3 पूछा गया। एक एक पेज से 2-2, 3-3 सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं TRE 4 के लिए, वो SCRT और NCERT पर बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग पकड़ बनाए। ये सवाल देखिए, ये सवाल है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का समाधान सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा तो वहाँ पे क्या होता है ना, सुनामी का कारण और भूस्खलन के कारण वहाँ का ट्रैक का जो है वो धंसने लगता है। तो ये भी सवाल NCERT में दिया गया है, लेकिन हमने नोट्स में इसको ऐड नहीं कर रखे हैं। लेकिन अगर जो बेहतरीन तरीके से नोट्स पढ़े होंगे ये इसको मार सकते थे यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल की तरफ देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। तो अगर के पेज नंबर 132 पे अगर के हम जाते हैं, आप पेज नंबर 132 में जाते हैं तो वहाँ पे मैंने एग्जैक्ट तो नहीं लिखे थे, लेकिन अगर के आपने पढ़े होते ना तो यहाँ पे आप NCERT अच्छे से तो इसको आप लोग सही करते। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट पढ़िए कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य नदियाँ जैसे में चंबल हो गए, बेतवा हो गए और सोन हो गए, ये अर्धशुष्क क्षेत्र में निकलती हुई और इनकी लंबाई जो है पानी की मात्रा भी कम होती है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा ये दक्षिण की तरफ बहती रहती है। तो एग्जैक्ट जो ऑप्शंस दिया है वो हमने नहीं दिए थे, इसलिए हम इसको क्लेम नहीं करते हैं कि हमारा नोट से ये 100% यहाँ पे सवाल आ गया है। ठीक है, जो आए हैं केवल हम वही बताएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है। ये सवाल आप लोग पेज नंबर 215 के ऊपर में जाइएगा। ये सवाल हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक को वहाँ पे पॉइंट को अच्छे से लिख रखे हैं। ठीक है, एक सेकेंड हम आपको नोट्स के ऊपर
215 नंबर पेज के ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, 215 नंबर पेज में जैसे ही आइएगा यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है? देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर रखे हैं। ये क्या ऐड कर रखे हैं कि गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ जो क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और वसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी बिहार में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो यही 1700 किलोमीटर आपसे यहाँ पे सवाल में पूछा था और यही सवाल वहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐड किए हुए हैं। ठीक है, बाकी अगला सवाल आपको दिखाते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था कि कांवर झील बिहार के किस राज्य में स्थित है। अगर कि आप लोग क्लास 7 का SCRT का जो नोट्स हम प्रोवाइड किए थे, चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर आप लोग 11 ओपन कीजिए। ठीक है, क्लास 7 का ओपन करना है तो क्लास 7 ओपन कीजिए और पेज नंबर यहाँ पे 11 पर आइएगा। जैसे ही 11 नंबर पेज पर आइएगा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से दी है। जो चैप्टर नंबर 5 का नाम था उसका नाम था बिन पानी सब सुन। इसमें देखिए दिए हैं हम कि कांवर झील कहाँ पे है, वो बेगूसराय में था, और जो वेरेला झील था वो लखीसराय में था। और यही सवाल आपका यहाँ पे TRE 3 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, किसके लिए वो माना जाता है। तो ये जो सवाल दिया गया है वो NCERT के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 से दिया है। इसको देखना है तो हमारा जो नोट्स है उसका पेज नंबर 125 आप लोग ओपन कीजिए। पेज नंबर जैसे ही 125 ओपन करते हैं ये चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आते हैं पेज नंबर 125 में लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप में देखिए यहाँ पे दिया गया है, लक्षद्वीप के बारे में मैंने टॉपिक वाइज करके सारा नोट्स बना दिए हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है, इसका जो पिटली द्वीप है जहां मनुष्य का निवास नहीं करते हैं वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। देखें ये सवाल यहाँ पे दिया गया है और आगे ये भी सवाल मिलेगा कि इसका नामकरण लक्षद्वीप कब किया गया था, 1973 में। तो एक जगह से 2-2, 3-3 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पक्षी अभ्यारण्य, इसको आप लोग सही करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं ना कि सवाल नहीं आते हैं, पढ़ते ढंग से नहीं है। बाकी इस बार का जो नोट्स हैं लास्ट टाइम को थोड़ा सा रह गए थे, मतलब अच्छे तरीके से हमने प्रिपेयर नहीं कर पाए थे कि दोनों में एक ही में कंपाइल कर दिया था। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया है कि जो भी नोट्स हैं उसको अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे SCRT को अलग कर दिए हैं और NCERT को अलग कर दिए हैं। इसीलिए सब कुछ बेहतरीन तरीके से इस बार TRE 4 के लिए पूरा अपडेटेड नोट्स रेडी हो गए हैं आपको। तो एप्लीकेशन से जाकर इसको परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे सवाल देखिए। अगला सवाल 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है। पूर्वांचल में शामिल के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया था। इसका जो आपका उत्तर मिलेगा NCERT के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। बाकी हमारे नोट्स के पेज नंबर 119 आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 119 जैसे ही ओपन कीजिएगा हम आपको दिखाते हैं। पेज नंबर 119, पेज नंबर 119 में जैसे ही आइएगा तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, एक सेकेंड थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज़ यहाँ पे सवाल पूछ रहा था कि पूर्वांचल में, पेज नंबर 119 पूर्वांचल में कौन कौन सा शामिल है ये यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे पेज नंबर 119 में आते हैं, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 119 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे ऊपर में लिख दिए हैं कि पूर्वांचल में जो है पटकोई, नागा, मिजो और मणि की पहाड़ियाँ यहाँ पे शामिल हैं। जब जैसे ही ऊपर में आप यहाँ पे जब पढ़ते हैं ना इसके बारे में, हिमालय के बारे में, हिमालय का वर्गीकरण, तो उसमें ही ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके ये लिखे हुए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, बाकी अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अवरख उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये जो सवाल पूछा गया था NCERT के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 के और पेज नंबर 209 में यहाँ पे पूछा गया था। तो आप लोग उसको वहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो था कि निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए पेज नंबर 118 हमारे नोट्स का ओपन कीजिए। बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा हुआ है क्लास और चैप्टर यहाँ पे आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, पेज नंबर 118 पर जैसे ही आइएगा इस नोट्स के हम आपको दिखाते चलते हैं।
पेज नंबर 118। पेज नंबर 118 में जैसे ही आइएगा यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा वो चीज़ जो हमने बोल रखे हैं। क्या बोल रहे थे कि आपको पूछना था कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच के क्षेत्र को यहाँ पे क्या बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि क्या बोला जाता है, ठीक है। एक सेकेंड हम आपको खोज कर बताते हैं। इसी में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख रखे थे। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया है कि निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है। अब यही सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया था। अगला जो सवाल यहाँ पे है कि गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये जो सवाल पूछा गया है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 138 से सवाल पूछा गया है। गंगा एक्शन प्लान 138 नंबर पेज में जैसे ही आइएगा ये चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यही चीज़ यहीं पर एक ही नज़र में आपको नज़र आ रहा होगा कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ यहाँ पे आरंभ हुआ था। कब? 1985 ईस्वी में। और यही सवाल यहाँ पे ये पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे क्योंकि लंबा है लिस्ट है, टाइम लगेंगे आपको। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म की आरंभिक तौर पर यहाँ पे ये कृषि शुरू हुआ था, ठीक है। पेज नंबर 198 के ऊपर में चलते हैं। ये कॉफ़ी के बारे में आपको देखने को मिलेगा 198 में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे अरेबिका कॉफ़ी के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये चीज़ें हुआ था, ठीक है। कॉफ़ी देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये जो अरेबिका कॉफ़ी दिया गया है कि हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में अधिक मांगे हैं। इसकी जो शुरुआत हुआ था यहाँ पे देखिए बाबा बुदन की पहाड़ियों से स्टार्ट हुआ था और यही सवाल आपका बाबा का बुदन की पहाड़ी से यहाँ पे सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है कि मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। जो सबसे अधिक यहाँ मोटे कणों वाला का पूछ रहा है कहाँ पाई गई है, तो इसको लिए आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 में आपको जाकर एनसीईआरटी बुक से ढूंढना है, या तो हमारे जो नोट्स है उस नोट्स का यहाँ पे पेज नंबर 173 पर जाइएगा तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है। 173 नंबर पेज इंटर जैसे ही कीजिएगा तो 173 नंबर पेज में आपको ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ये पॉइंट आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो और यहाँ पे तराई क्षेत्र में आमतौर पर पाई जाती हैं। और ऑप्शन में देखिएगा तो वही दिया गया है कि तराई क्षेत्र, चो क्षेत्र, दून क्षेत्र। तो यहाँ पे जो ये दोनों क्षेत्र है इसमें यहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए इसका उत्तर वो लिए है। बाकी अगर के देखिएगा ये सवाल कि भारत में कितनी रेलवे जोन है, तो इसका जो यहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो यहाँ पे एससीईआरटी का नोट्स प्रोवाइड किए थे वो क्लास 10 का पेज नंबर 27 में जैसे ही जाइएगा तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे लिख दी थी। बाकी ये जो आंसर फाइनल आंसर की अभी आने दीजिए, इस सवाल का जो है ना उत्तर वहाँ पे चेंज होगा क्योंकि ये जो अभी वर्तमान में देखिएगा तो वहाँ पर 19 प्रशासनिक क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। कौन कौन क्षेत्र में बांटा गया था तो इसको नोट्स में मैंने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किए थे। बाकी ये चीज़ देखिएगा तो यहाँ पर ये चीज़ हम लिखे भी थे, ठीक है। अगला सवाल की बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा तो ये सवाल यहाँ पे पूछा गया था 20 नंबर सवाल के निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कपास के लिए मतलब उपयोगी राज्य है। कपास कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये जो सवाल दिया गया है कि एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 से दिया गया है। और नोट्स में अगर जाइएगा तो 199 नंबर पेज में जैसे ही जाइएगा तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि कपास की खेती सबसे ज़्यादा यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो रबड़ हो गए, यहाँ पे आते हैं कपास में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे कपास होता है। वो जो कपास होता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा में आपका कपास यहाँ पे उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है। और वही सवाल यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और यहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह भी दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शंस होगा। ये सवाल देखिए एग्जैक्ट मैंने नोट्स में ऐड नहीं किए गए थे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में देखिएगा तो जब यहाँ पे हम भौगोलिक स्थिति पढ़ा रहे थे भारत के
भौतिक स्थिति, उसमें हम ये सवाल को वहाँ पे अच्छे से कराए हुए थे। बाकी अगर ये देखिएगा कि बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है, तो इसको हमने प्रोवाइड किए थे जो एचसीईआरटी का नोट्स, एचसीईआरटी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 और यहाँ पे पेज नंबर 31 में आते हैं। पेज नंबर 31 में जैसे ही आइएगा तो ये सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आइएगा तो ये सवाल 31 नंबर पेज में 28, 29, 30 और 31 में यहाँ पे आइएगा तो ये जो पढ़ना है आप लोगों को, बिहार में कृषि एवं वन संसाधन पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गन्ना के बारे में, गन्ना के बारे में ही पूछा गया था कि कौन सा गन्ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादित जिला है। तो यहाँ पे देखिएगा कि गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण सबसे पहले स्थान पे हैं और यही सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना एससीईआरटी और एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल यहाँ पूछा गया था। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि महानदी का जल तन निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है, तो उसको एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 ओपन कीजिए और मेरे नोट्स का पेज नंबर 135 ओपन करो बाबू। जैसे ही 135 यहाँ पे ओपन करोगे आपको महानदी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ महानदी आइएगा तो महानदी यहाँ पे द्रोणी बेसिन के बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रखे हैं। इसमें देखिएगा इसका जो अपवाद द्रोणी है वो कहाँ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है और देखिएगा तो यहीं पे सारा कुछ यहाँ पे झारखंड दिया गया है, छत्तीसगढ़ दिया गया, तो इसीलिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर लिया गया। देख रहे हैं किस तरीके से सवाल यहाँ पे ऐड किए हुए हैं हमने। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे यानी कि पश्चिमी हिमालय के जो वाहिका होती है उसको धारा को बदलने वाले किस नाम से जाना जाता है, इसको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 से ये सवाल दिया गया है। बाकी पेज नंबर 189 यहाँ पे ओपन करते हैं। जैसे ही 189 हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट देखिए कि वर्षा जल संग्रहण के बारे में जब आप बुक्स में पढ़ते हैं तो यहाँ पे ही ये पॉइंट दिया गया है। ये पॉइंट क्या दिया गया है कि जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई। तो क्या है, गुल और कुल के बारे में यहाँ पढ़ना है और यही सवाल यहाँ पे गुल कुल के बारे में यहाँ दिया गया था। तो आप लोग जब एनसीईआरटी बेहतरीन तरीक़े से पढ़िएगा ना तो एग्ज़ाम में ऐसे ही सब कुछ उड़ा के आ जाइएगा। बाकी ये सवाल बहुत ही हार्ड सवाल, ये आपका जियोग्राफी के क्लास जब जियोग्राफी आप पढ़ते हैं तो उसको यहाँ पे 11th में ये सवाल दिया गया है, इसलिए हमको यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, बाकी हम ऐड कर देंगे बाद में। बाकी ये जो देखिए वेम्बनाड जो झील दिया गया है, एग्जैक्ट तो नहीं दिया गया है एनसीईआरटी एससीईआरटी में, लेकिन अब जब लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट में ये सवाल आपको मिल जाएंगे कि कौन सा झील कहाँ पे है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे ये सवाल देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, ये 27 नंबर पूछ रहा था कि कौन सा बंदरगाह स्थल रूद है। तो एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जब पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये सवाल देखिए हार्ड लेवल का सवाल है। आपको पता होगा कि यहाँ पे 2011 के जनगणना से हमेशा से ही TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, हमेशा से ही सब में सवाल पूछते आ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं कुछ जो हमारे नोट से आए हैं, क्योंकि हम देखिए ये सवाल देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है। डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 से सवाल पूछा गया है। बाकी जो हम नोट्स दिए हैं उसका 133 नंबर पेज नंबर पर जाइए। ठीक है, 133 नंबर पेज नंबर पर जैसे ही जाइएगा ये सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 133 नंबर, ये देखिए 133 नंबर, 133 नंबर में जब हम यहाँ पे आप लोगों को गंगा नदी तंत्र हम जब पढ़ा रहे थे उसमें ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। जैसे कि देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम जो लिखे हैं वही सवाल पूछा है बबुआ। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, और यही सवाल पूछा है ना कि कौन सा यहाँ पे विभाजक पर स्थित है। तो ये देखो अच्छे से पढ़े रहोगे तो वहाँ पे सही करके आ जाओगे। कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन से हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन, इसको लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर 209 के ऊपर जाइए। ये आपको खनिज संसाधन जब हम पढ़ा रहे थे उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसको कितना पेज नंबर था, पेज नंबर मैंने भूल गया, 209 नंबर पेज नंबर पे हम चलते हैं कि क्या चीज़ वहाँ पे दिया गया है। 209 इंटर करते हैं, 209 पर जैसे ही आइएगा देखिए यहाँ पे बक्साइट के बारे में है। ठीक है, बक्साइट में देखिएगा तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिखे हैं कि भारत में बक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार,
मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। और यही सवाल घुमा के पूछा। देखिए नॉर्मल जो सवाल पूछता तो यही पूछ देता कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो यहाँ पे उड़ीसा हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र पठारी प्रदेश है, तो यहाँ पे कटनी जो है यहाँ पे बॉक्साइट के लिए है। और यही सवाल यहाँ पे देखिएगा ये TRA 3 में आपका पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया था कब लक्काद्वीप मिनिकॉय द्वीप और का इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। जैसे कि मैंने ऊपर में भी ये सवाल बता दिया क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 के, बाकी नोट्स का पेज नंबर 125 में जाकर देखिएगा तो ये चीज़ मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन हैं कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। अभी तुरंत मैंने ये बताएं ये सवाल को, यही सवाल देखिए यहाँ पे बॉक्साइट का ये भी सवाल पूछा जा चुका है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। एक एक पेज से दो सवाल मिल रहे हैं और एक ही जगह से मिल रहे हैं। समझ सकते हैं आप लोग कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो यहाँ पे यही सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कौन है, तो यहाँ पे उड़ीसा का नहीं दिया था, तो यहाँ पे इसका इनमें से कोई नहीं हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया था कि रेट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो जो रेट होल क्या है वो मेघालय में किया जाता है। ये देखिए हमने ऐड कर रखे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, बाकी नोट्स का 205 नंबर पेज के ऊपर चलते हैं। 205 नंबर पेज में जब जाइएगा तो रेट हॉल के बारे में वहाँ पढ़ने को मिलता है कि मेघालय के जो लोग होते हैं एक लंबा सा सुरंग खोद कर वहाँ पे करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेट हॉल के बारे में। रेट हॉल क्या है कि मेघालय में कोयले, लौह अयस्क, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। और वहीं पे ये जो जेवाई और चोरा पूंजी जो होते हैं ये कोयले खनन परिवार के सदस्य लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में करके इसको खनन करते हैं, जिसको रेट हॉल बोला जाता है। कहाँ के लोग? मेघालय के लोग। और यही सवाल देखिएगा तो यहाँ पे आपका सवाल ये पूछा गया है। तो देख रहे हैं कितना सवाल यहाँ पे पूछा गया है। बाकी ये सवाल देखिए 1904 में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे हुआ, तो अगर के आइएगा 225 नंबर पेज में। ठीक है, तो हम चलते हैं 225 नंबर पेज में, ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। 225 नंबर पेज में आइएगा तो यहाँ पे आपको सीमेंट फैक्ट्री के लिए में मिलेगा। और सीमेंट फैक्ट्री में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने लिख रखे हैं कि पहला सीमेंट उद्योग 1904 ईस्वी में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का यहाँ पे प्रसार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही सवाल यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, बाकी ये सवाल मैंने नोट्स में ऐड नहीं कर रखे थे। और ये सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर के क्षेत्र में मिलती है। पेज नंबर 131 के ऊपर में आते हैं। 131 में जैसे ही आइएगा तो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं यहाँ पे देखिए 131 नंबर पेज में आते हैं। तो 131 नंबर पेज यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे मैंने नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहीं पे देखिए ये चीज़ मैंने लिखे हैं। इस क्षेत्र में जो भी सहायक नदियाँ हैं जास्कर, नबूरा, स्वेक, हुंजा इस नदी में आकर मिलती हैं पाकिस्तान के पास में। यही सवाल यहाँ पे पूछा गया है, स्वेक नदी, हुंजा नदी, नुब्रा नदी। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ये सवाल मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाकी अगर कि ये सवाल देखिएगा कि मालवा का पठार का संबंध किससे है, तो इसका आप लोग मालवा के पठार के बारे में पढ़ना है तो 122 नंबर पेज में जाइए। आप लोग बैठे मत रहिए, आपके पास जिनके पास भी नोट्स होगा एप्लीकेशन खोलिए, वहाँ पे नोट्स के पास जाइए और ये आप लोग निकाल कर देखिए कि वो चीज़ मैंने वहाँ पे ऐड कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुख्य उच्च भूमि में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उससे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यही सवाल देखिएगा पूछ रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा पूछ रहा था कि संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था। तो जो प्रथम राज्य पारित किया था उड़ीसा में ने पारित किया था। ये सवाल जो है NCERT क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 से ये सवाल देखने को मिला है। बाकी नोट्स में जाइएगा पेज नंबर 183 के ऊपर में जाओ बाबू, 183 पेज नंबर में जैसे ही जाते हैं तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, थोड़ा टाइम दीजिए हमको।
ये सवाल देखिए 183 नंबर में हमने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐड कर रखे हैं कि औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। जब ऊपर में पढ़िएगा तो सारा यहाँ पे किस्सा कहानी लिख दी है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, बाकी जो सवाल पूछा था यही सवाल आपसे पूछा था, ये हाईलाइटेड सवाल है उड़ीसा में, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा एक सवाल ये 40 नंबर की क्वेश्चन से कि बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ पे स्थित है। तो ये जो सवाल आपको दिया गया है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 से पेज नंबर 205 पर ये सवाल यहाँ पे मैंने ऐड कर रखे हैं। अगर कि आप देखिएगा 205 नंबर में सवाल से, तो ये सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है 205 में, यहाँ पे देखिए जो लॉ एस की पेटियां में हम जब पढ़ा रहे थे, यानी कि जो एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि हेमेटाइट किस्म का लॉ एस मयूरभंज व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ की खदानों से निकाला जाता है। अब यही ना सवाल पूछ रहा है कि बादाम पहाड़ लॉ एस कहाँ से होता है, कौन से जिला से, तो मयूरभंज और केंदुझर जिला से होता है, ठीक है। तो मैंने जो कहने की बात यह है कि जो भी लोग हमसे नोट्स लेंगे वो बस बेहतरीन तरीके से करके नोट्स को यहाँ पे कर लेते हैं, तो उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। मानते हैं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, जो हमने दिए केवल वही पढ़ा, फिर भी यहाँ से अगर के देखे थे तो आप लोग 31 प्लस सवाल वहाँ से अच्छे से करके आप लोग सही करके वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो ये बीपीएससी सिलेक्शन किट है ना, ये सिलेक्शन का जरिया है, जरिया। आप लोग इसको केवल हल्के में मत लीजिएगा। जिनको भी ये नोट्स चाहिए होगा, एसएच क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और 599 नहीं, अभी परचेज करते हैं 200 आपको ऑफ मिलेगा। 399 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है सभी के लिए, पीआरटी के लिए, जूनियर के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, या इवन मैं ये बोलूं कि ये आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का जीके जीएस में एक नेक्स्ट लेवल पर होगा। भारत का कोई भी वनडे एग्जाम दीजिएगा तो इसमें से सही सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसमें सिलेक्शन किट जो है, इसमें क्या क्या चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी बुक चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, जैसे कि ज्योग्राफी का आपने देखा। अब देखिए एक और क्यूरी आ रहा था बहुत सारे लोगों का कि जो जिन्होंने एप्लीकेशन से नोट्स परचेज कर लिए हैं उनमें सारा नोट्स नहीं है। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि नोट्स जो हैं एक एक करके आप लोग को वहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। जब भी नोटिफिकेशन TRE4 का आएगा उससे पहले ये जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखा गया है कंटेंट में, ये सारा कंटेंट आपको वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सब्र कीजिए, इसको बनने में भी टाइम लगते हैं। बाकी जो है एनसीईआरटी 6 से 12 मिलेगा, एससीईआरटी 6 से 12, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट MCQs, बीपीएससी और उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल का नोट्स, टॉप 500 करंट अफेयर्स, बीपीएससी TRE 1, 2, 3 का आपका यहाँ पे MCQs हम अवेलेबल करवाएंगे, EVS का नोट्स अवेलेबल करवाएंगे। तो ये सारा चीज़ संपूर्ण जो नोट्स है पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। और जैसे कि देखा आपने TRE 1, 2, 3 में कितने सवाल इसमें से पूछे गए हैं, आप लोग इसको ही बहुत बढ़िया तरीका से कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। बाकी कोई भी क्यूरी के लिए ये जो दिए गए नंबर है इस पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।